दोस्तों आज हम जानने का प्रयास करेंगे इन्फ्लेशन, आईआईपी और शेयर बाजार किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों इन्फ्लेशन बढ़ने से या घटने से या जीडीपी या आईआईपी बढ़ने से या घटने से उसकी बड़ी इफेक्ट आपके स्टॉक मार्केट पे आती है, ये हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। राइट, तो हमारा आज का पर्पस है हम समझे इन्फ्लेशन, जीडीपी हो या आईआईपी, ये डेटा और इनकी इफेक्ट मार्केट के ऊपर। राइट, सबसे पहले हम इन्फ्लेशन समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इन्फ्लेशन क्या है? बढ़ते दाम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हम देखते हैं, ये दोस्तों एक प्रकार का इन्फ्लेशन होता है। बड़ी तेजी से जब दाम बढ़ते हैं तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन बहुत आई है। जब हल्के से दाम बढ़ते हैं कहते हैं नॉर्मल इन्फ्लेशन है। राइट, तो ये जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ता क्यों है? दोस्तों इन्फ्लेशन होता है असल में प्राइस इन्फ्लेशन। दोस्तों प्राइस इन्फ्लेशन में ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग जो कमा रहे हैं, हमारी कमाई कहीं ना कहीं स्पेंड होने वाली है। राइट, जितनी कम कमाई इतनी आम चीजों पे स्पेंडिंग, रोटी कपड़ा मकान। जितनी ज्यादा कमाई उतनी रोटी कपड़ा मकान को छोड़ के और डिस्क्रिशनरी दोस्तों हमारी स्पेंडिंग होती है। अब ये जो हमारी जो स्पेंडिंग्स है ए बी सी अलग अलग नामों से, मान लीजिए हम उतना ही स्पेंड कर रहे हैं पर इन सब चीजों के दाम बढ़ गए तो क्या होगा? अब इन सब चीजों के दाम बढ़ गए तो ये हमारी जेब को इफेक्ट करेगा। मतलब हम उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं पर हम पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। राइट, ये होता है दोस्तों इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन बढ़ा कोई बात नहीं, पर उसके साथ अगर हमारी इनकम बढ़ती जाए तो क्या होता है? हमारी इनकम भी बढ़ती रहती है, चीजों के दाम भी बढ़ते रहते हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। अगर हमारी इनकम ज्यादा तेजी से बढ़े, इन्फ्लेशन उससे कम तेजी से बढ़े तो हमारे पास और पैसे बचते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमारी इनकम जो स्पीड से बढ़े उससे ज्यादा तेजी से अगर महंगाई या दाम बढ़ जाए तो ये हमारी लाइफस्टाइल को बिगाड़ सकता है। दोस्तों हमें कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर कर सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि चलो चीजों के दाम बढ़े तो ये बढ़ते क्यों है? कब ये प्राइस इन्फ्लेशन दोस्तों देखने को मिलता है? दोस्तों प्राइस इन्फ्लेशन के दो प्रकार के कारण हो सकते हैं, वैसे अनेक कारण हो सकते हैं, पर हम ब्रॉडर वे में देखें तो कारण नंबर एक क्या होता है? सप्लाई शॉक्स होता है ना, सप्लाई शॉक्स। ये सप्लाई शॉक्स क्या होता है? दोस्तों हमने सुना था राइट 1970 के आसपास तेल की जबरदस्त डिमांड बढ़ी हुई थी और सप्लाई में कमी आ गई थी। वो समय पे तेल के दाम आसमान पे चले जाते क्योंकि आपको कंज्यूम करना ही है। अब जो डेवलप कंट्रियां होगी उन्हें तो तेल बगैर चलेगा नहीं। राइट, तो वहां पे इसकी बड़ी इफेक्ट आती है। अभी जैसे रिसेंटली हमने देखा, हम एक बड़ी महामारी से मुश्किल से निकले। पूरी दुनिया कोविड की एक महामारी से निकल के अभी जस्ट खड़ी हो रही थी और एक जंग शुरू हो गई आपकी यूक्रेन और यूरोप की। जब जंग आई तो ये जंग क्या करती है? दोस्तों वो दो कंट्रियों में जो चीज प्रोड्यूस होती होगी, अब वो प्रोडक्शन अगर हाई होगा और दूसरी कंट्री को ये लोग एक्सपोर्ट करते होंगे तो जो चीज एक्सपोर्ट होती थी अब नहीं मिलेगी। इसकी वजह से दोस्तों दाम बढ़ जाते हैं क्योंकि अब कुछ कंट्रीज को वो मिलने वाला नहीं है। राइट, तो जब सप्लाई शॉक लगते हैं, ट्रेड डिसरप्शन आपने नाम सुना होगा, ये अभी क्या चल रहा है? ये ट्रेड डिसरप्शन है। हमने पहली मुश्किल समय कोविड से निकाला कि युद्ध का समय एक अगेन मुश्किल का आ गया। ये मुश्किल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ट्रेड डिसरप्शन हो जाता है। अलग अलग देश को जो चाहिए वो उनको सही समय पे मिलता नहीं है। जैसे गेहूं अलग अलग कंट्री को चाहिए, अब युद्ध की वजह से उनको नहीं मिल पा रहे। अब हमारा जो देश है वो तो गेहूं का बढ़िया उत्पादन करता है। हमारे देश में गेहूं की कमी नहीं है, पर दुनिया भर में गेहूं की डिमांड के कारण, सप्लाई शॉक के कारण गेहूं के दाम बढ़ गए, तो इंडिया में भी उसकी इफेक्ट आई। तो जो इन्फ्लेशन है ये हर जगह से दोस्तों जुड़ा हुआ होता है। एक दोस्तों ये बढ़ता है सप्लाई शॉक की वजह से। हमने देखे कैसे गैसों के दाम बढ़ गए, क्यों बढ़े? सेम सप्लाई शॉक। तो ये जब कभी भी ऐसा कोई भी वाक्या हो कि जिससे ट्रेड डिसरप्ट हो जाए, लोगों को जो चाहिए वो न मिल पाए, तो हमें तो चाहिए भाई वो चीज, तो हम ज्यादा दाम देने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये हमको प्राइस इन्फ्लेशन देखने को मिलता है दोस्तों। राइट, अब लोगों को लगेगा अच्छा चलो ये तो हमने तेल की बात की, राइट, या अभी हमने जैसे गेहूं की बात की, तो ये गेहूं हो या तेल, क्या ये सिर्फ गेहूं और तेल के दाम बढ़ते हैं? दोस्तों ऐसा नहीं होता है। गेहूं में से और कई चीजें बनती है और बहुत सारी चीजों का ये रॉ मटेरियल है, तो उन सब के दाम बढ़ा देता है। राइट, इसीलिए जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए हमारी कंपनियां जहां हमने निवेश किया, हमारा रॉ मटेरियल अगर उससे रिलेटेड है तो उसका रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाते हैं। जनरली दोस्तों 50 से 75% तक का मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का खर्चा दोस्तों रॉ मटेरियल का होता है। तो एक बड़ा खर्चा जब बढ़ जाए तो ये दोस्तों कंपनियों को लॉसेस में ला सकता है। इसीलिए जब आप देखोगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपकी कंपनियों के दाम घटेंगे, आपके इंडेक्स दोस्तों डाउन आ जाते हैं। ठीक वैसे ही आप कहोगे ये तो तेल के दाम बढ़े तो उसका क्या लेना देना, चलो तेल वाली चीजें महंगी होगी, पर तेल का इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है। जैसे गैस का
सिरामिक बनाने वाली कंपनियों में बहुत इस्तेमाल होता है उनके फर्नेस में, तो दाम उनके मार्जिन डिक्रीज हो जाते हैं। वैसे ही तेल का कई कंपनियों में इस्तेमाल होता है। सीमेंट की कंपनियां होती है, उनका लागत बढ़ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जैसे स्टील कंपनियां हैं, उनके भी कॉस्ट बढ़ जाते हैं। फर्ज कीजिए मैं ऑयल नहीं ले रहा हूं, पर मैं बनाना का कंजप्शन ज्यादा करता हूं, तो अब मैंने बनाना मंगवाया। अब ये जो बनाना है इसका ऑयल से क्या लेना देना, राइट? लेकिन वो बनाना हमारे घर तक तो कहीं ना कहीं तेल के कंजप्शन से ही आता है, तो तेल के भाव बढ़ने से मेरे बनाना के भी दाम बढ़ जाते हैं। तो बहुत सी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। अलग अलग कंट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वैसे अलग अलग प्रोडक्ट एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जिससे हम देखते हैं जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कई अलग अलग चीजों में, कई अलग अलग कंट्रीज में दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और आपने जो कंपनियों में निवेश किया हुआ है वो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे इन्वेस्टर की अर्निंग कम होने से आपको शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। तो इन्फ्लेटरी पीरियड में अगर आप ये कहोगे मेरा एनएवी नहीं बढ़ रहा है, मेरे भाव नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो गलत सवाल है। इन्फ्लेटरी समय पे वो सेक्टर, वो कंपनियां जो ज्यादा अफेक्टेड होगी उनके तो प्रॉफिट गिरेंगे, तो आपके भाव नीचे ही आने वाले। तो आपको अपॉर्चुनिटी सोचनी चाहिए कि जब कभी इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगा तब ये सब कंपनियों के प्रॉफिट अचानक बढ़ जाएंगे, तो अभी सस्ते में लेने को मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, राइट? तो ये इन्फ्लेशन कितना बढ़े तो अच्छा है दोस्तों, लिटिल इज गुड, राइट? लिटिल इज गुड मतलब थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे इंडिया में तो कितना इन्फ्लेशन दोस्तों अच्छा इन्फ्लेशन है दोस्तों। इंडिया में हम 4% इन्फ्लेशन को टारगेट इन्फ्लेशन कहते हैं कि भी 4% तक का इन्फ्लेशन सही है। इससे लोअर लेवल पे 2% मतलब 2 to 4% की ये जो रेंज है ये प्रॉपर रेंज है, और टारगेट 4% मतलब इससे ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए। जब 4 से आगे बढ़ता है तो और 2% का एक कुशन है, 6% तक फिर भी हम अपने आप को कंफर्टेबल कहेंगे। 6% के ऊपर बढ़ने से दोस्तों कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी टूट जाती है, वगैरह वगैरह। तो 6% इज नॉट अ गुड इन्फ्लेशन, इट इज अबाउ योर कंफर्टेबल रेंज। 4% अपना टारगेट इन्फ्लेशन दोस्तों इंडिया में होता है। अब ये जो आप इन्फ्लेशन देखते हो, कहीं पे पढ़ते हो, इसका एक इंडाइसिस बनाया गया है, इंडेक्स बनाया गया है, ताकि आम व्यक्ति को पता चले कि भी अब कितना इन्फ्लेशन बढ़ा। तो ये है दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI बोलते हैं इसको, राइट? अब इंडिया में नहीं, दुनिया भर में इसी प्रकार से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया गया है, जिससे जो देश के लोग हैं या जो देश के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनको पता चले कि अभी हमारा CPI कहां तक है। पर ये CPI में एक और चीज आप नोट करोगे, आगे U या फिर R लिखा होता है। ये क्या है दोस्तों? CPI में जो U आता है ये अर्बन का U है, कि भी भारत है तो भारत के अर्बन में कितनी महंगाई बढ़ रही है, R फॉर रूरल, रूरल में कितनी महंगाई बढ़ रही है। अब फर्ज कीजिए कोई डेवलप कंट्री है जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है रूरल टू अर्बन, तो वहां पे ज्यादातर लोग कहां रहते होंगे? अर्बन में रहते होंगे। तो वो देश में CPI U यानी अर्बन देखा जाता है, क्योंकि ज्यादा संख्या अर्बन की है, तो वो अर्बन को देख के बोलेंगे यार बहुत महंगाई बढ़ गई है। उसी प्रकार से जैसे इंडिया है, तो इंडिया में हम खाली CPI U देख के बात नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा इंडिया कहां रहता है? रूरल में रहता है, राइट? तो रूरल की भी इन्फ्लेशन को हमें ध्यान में लेना पड़ता है, क्योंकि आधे से ज्यादा भारत तो इंडिया का रूरल में है। तो यूएस वाले जब देखेंगे तो वो CPI U की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे तो हम लोग जनरली दोनों को कंबाइन करके CPI की बात करते हैं, ताकि उसमें अर्बन रूरल दोनों आ गया, राइट? अब ये जो इंडेक्स होते हैं दोस्तों, इनका एक बेस लेवल होता है। बेस लेवल यानी क्या? मुझे कैसे पता चले कि एग्जैक्ट कितना बड़ा है इस बार? तो हर चीज का दोस्तों एक बेस लेवल बनाया जाता है। जैसे तो ये बेस लेवल को हम थोड़े समझेंगे तो भविष्य में दोस्तों इन्फ्लेशन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। बेस लेवल फॉर इन्फ्लेशन, जैसे दिस इज बेस लेवल। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं यहां पे लेता हूं, जैसे इंडिया में हाउसिंग के जो दाम होते हैं इसको 10% वेटेज देते हैं, राइट? अब कुछ लोग कहते हैं बहुत दाम बढ़ गए, बहुत दाम बढ़ गए, मेरे तो सब नॉनवेज के दाम बढ़ गए। वो नॉनवेज खाते हैं, उनको नॉनवेज के दाम में इंटरेस्ट होगा। कुछ लोग बोल देंगे अरे टमाटर के दाम बढ़ गए ना, सब वेजिटेबल के दाम बढ़ गए, बड़ी तकलीफ चल रही है। वो लोग वेजिटेबल के दामों से बोलते हैं इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया है। कुछ लोगों को इन्फ्लेशन पता ही नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग कंजप्शन होता है, राइट? अब हर एक चीज को एक वेटेज दिया गया है, इंडिया के पूरे एवरेज को ध्यान में रखें। ये एवरेज कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, राइट? जैसे इंडिया में हाउसिंग को 10% वेटेज दिया गया है कि आपका जो साल का जो खर्चा होता है उसमें ज्यादातर पोर्शन एक हाउसिंग भी है। घर एक बड़ी खरीदी होती है हमारी लाइफ में, तो 10% वेटेज हाउसिंग है। उसी प्रकार से सीरियल्स एंड पल्सेस जो होते हैं उसको भी करीबन 10% का वेटेज देते हैं, राइट? अब ये दोनों 10% वेटेज है, ये दोनों का बेस लेवल जैसे 2012 से हम गिनते हैं, दोनों का बेस लेवल 100 दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाउसिंग का प्राइस 100 है और सीरियल एंड पल्सेस का भी दाम 100 है, ऐसा नहीं है। पर दोनों का बेस 2012 का 100 रुपया मान के चल रहे। अब जितना आगे हम बढ़ेंगे और जितना इनका इंडेक्स बढ़ेगा उतना हम मानेंगे कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, राइट? अब जैसे अभी की अगर हम बात करें 2022 यानी करंट, तो आपका हाउसिंग अभी 175 के इंडेक्स पे पहुंच चुका है
और जो सीरियल्स एंड पल्सेस है वो 165 पे है। तो ज्यादा तेजी से किसके दाम बढ़े हैं पिछले इतने सालों में, 10 सालों में? हाउसिंग के कि सीरियल्स एंड पल्सेस के? ऑब्वियस है इससे ज्यादा इसके दाम बढ़े हैं। तो जब भी आप इंडेक्स देखोगे तब आपको पता चल सकता है कि कौन सी चीज के दाम कितने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़े हैं और इस साल बढ़े हैं। राइट दोस्तों, इसी प्रकार से पूरे बास्केट ऑफ इंडेक्स होता है। कई अलग अलग चीजों के दामों को ध्यान में लिया जाता है इन्फ्लेशन डेटा देने से पहले, ताकि हम समझ सके कि इंडिविजुअली किसके दाम कितने बढ़ रहे हैं और ओवरऑल पूरा इन्फ्लेशन मेरी जेब से जो पैसे निकलेंगे वो कितने बढ़ के निकलने वाले हैं। ऑलराइट दोस्तों, मुझे उम्मीद है इन्फ्लेशन की आइडिया कुछ दोस्तों आपको क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों थोड़ा हम करंट सिनेरियो समझते हैं। दोस्तों कल ही इन्फ्लेशन के डेटा आए हुए हैं। ये डेटा दोस्तों क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन अक्टूबर 2021 यानी पिछले साल यही अक्टूबर महीने में दोस्तों 4.5% था। तो अक्टूबर में जान लीजिए दोस्तों ऑलरेडी हम 4 के तो ऊपर निकल चुके थे। 4 यानी क्या था? टारगेट इन्फ्लेशन था। तो टारगेट इन्फ्लेशन से तो महंगे निकलना शुरू हो चुके थे। तो अलर्ट इन्वेस्टर कब से हो गया होगा? इधर से ही। आपको ध्यान होगा दोस्तों, इसीलिए अक्टूबर महीने से दोस्तों बाजार भी पूरा करेक्शन में है। अब सितंबर 22 आते आते यानी पिछले महीने तक ये इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते किधर पहुंच गया? हम 4.5 से 7.4% बढ़ चुके थे। इसका मतलब ये कि पिछले साल के मुकाबले अगर आज मैं कोई चीज खरीद रहा हूं सेम प्रोडक्ट, तो मुझे 7.5% ज्यादा चुकाना पड़ता है। अब इसका अनुसंधान आप अपनी कंपनियों में लीजिए। अगर उनका रॉ मटेरियल का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, उनको कितना ज्यादा चुकाना पड़ेगा? प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों टूटती है। राइट। अब अगर हम लेटेस्ट अभी देखें अक्टूबर 2022, तो दोस्तों अक्टूबर 2022 का इन्फ्लेशन डिक्रीज होके आया है 6.8। किससे? हम पिछले साल के अक्टूबर से ये अक्टूबर इंडेक्स कंपेयर करें तो इंडेक्स 6.8% बढ़ा है। मतलब अब तक ये 7.4 था। अब अगर मैं अक्टूबर से अभी तक गिनूं तो वो 6.8% है। तो मुझे ये थोड़ा कम दिखता है, जो अच्छी बात है दोस्तों। जो अब तक इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर बढ़ते आता था, उससे थोड़ी राहत मिली, ये जरूर दोस्तों हम कह सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? राइट फ्रेंड्स, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं सितंबर में जो महंगाई दर था पिछले साल के कंपैरिजन में, उससे हम और सुधरे हैं। महंगाई थोड़ी कम ईयर ऑन ईयर हुई है। राइट, ये खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों जब आप इंडेक्स को देखते हो, सितंबर में इंडेक्स था 175.6 और अक्टूबर में इंडेक्स है 176.7। तो सितंबर टू अक्टूबर यानी ये महीने में महंगाई और 0.8% इंक्रीज हुई है। तो ये तो आप ईयर ऑन ईयर देख रहे हो तो आपको लग रहा है भाई सब अच्छा हो रहा है। राइट, लेकिन महीना दर महीना अभी भी ये महीना भी दोस्तों 0.8% से तो इंक्रीमेंट आया है, जो हमें ध्यान रखना चाहिए। सितंबर में जो आपको हर महीने खर्चा होता था, अक्टूबर में अभी भी दोस्तों 1% ज्यादा खर्चा होगा। राइट, तो इससे बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूर नहीं है। इतना है कि ईयर ऑन ईयर जो तेजी थी वो थोड़ी बंद हो गई है। राइट, पर अभी भी हमें मंथ ऑन मंथ इंप्रूव करना दोस्तों बाकी है। दोस्तों अब इन्फ्लेशन में कुछ इंडेक्स है जिनका वेटेज होता है दोस्तों, जैसे क्लोथ्स एंड फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, फूड एंड बेवरेजेस, मिसलेनियस और पान एंड टोबैको। ये जो 5 दोस्तों इंडेक्स है, ये इंडेक्स में सब सेगमेंट होते हैं। पर ये इंडेक्स डायरेक्टली ब्रॉड वे में आप देखो तो पता चल सकता है किसकी कितनी महंगाई बढ़ी। तो ज्यादा प्रॉब्लम दोस्तों इधर नजर आ रहा है। क्लोथ्स और फुटवेयर के दाम दोस्तों 10% प्लस डबल डिजिट में बढ़े हुए हैं और फ्यूल और लाइट के भी दाम दोस्तों करीबन डबल डिजिट में बढ़े हुए हैं। ये अनकंफर्टेबल है, बाकी ये नीचे की चीजें फिर भी थोड़ी कंफर्टेबल है। राइट, अब दोस्तों सब सेगमेंट को भी आप ध्यान में लो तो सबसे ज्यादा दाम बढ़े हुए स्पाइसेस में, फुटवेयर में, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट में, फ्यूल एंड लाइट में, क्लोथ्स में। ये कुछ चीजें हैं जिनके दाम डबल डिजिट से ज्यादा तेजी से बढ़े हुए हैं। राइट, अब दोस्तों यहां पे अगर मैं डिमांड की बात करूं, तो खर्चे की बात हो गई। डिमांड की बात करें दोस्तों, डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतने लोगों की इनकम बढ़ती है। तो इनकम के मुकाबले अगर कुछ हद तक खर्चे बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर खर्चे जब इनकम से ज्यादा बढ़ते हैं वो बड़ी दिक्कत की बात है। तो कितनी इनकम बढ़ेगी, कितनी घटेगी, ये कैसे पता चल सकता है? जीडीपी या आईआईपी डेटा से। जीडीपी दोस्तों अभी तक अपने पास Q1 के आ चुके हैं। राइट, अभी हम ये जो बात कर रहे हैं ये नवंबर की शुरुआत में बात कर रहे हैं। अक्टूबर 2 के जो हमें डेटा है ये हमें मिलेंगे दोस्तों नवंबर एंड में। तो ये महीने के अंत में हमें पता चलेगा 6 महीने में हम अभी किधर पहुंचे हैं। पर उससे पहले जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा होता है आईआईपी यानी मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा देख के अंदाज आ सकता है कि हमारा जीडीपी किधर जाने वाला है, बढ़ने वाला है कि जैसे पूरी दुनिया में इस साल घटने वाला है, हमारा भी जीडीपी घटने वाला है। तो अभी आईआईपी के डेटा आपके पास लेटेस्ट है। आईआईपी के डेटा दोस्तों 6 वीक लैग करते हैं। तो अभी जो हमारे पास जो डेटा आए वो सितंबर तक के आए होंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीडीपी के डेटा 45 डेज बाद आते हैं, 45 डेज बाद, 1.5 महीने बाद।
आईआईपी के डेटा 6 हफ्ते बाद मिलते हैं, तो अभी हमारे पास सितंबर के डेटा होंगे। इन्फ्लेशन के डेटा हर महीने की 12 तारीख को, यानी 12 दिन के लैग से दोस्तों हमें मिलते हैं। ऑलराइट, अब जब हम आईआईपी की बात करेंगे तो थोड़ा जीडीपी क्लियर होगा, बराबर। आईआईपी हम अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो दोस्तों पिछले महीने अगस्त में हमारा मंथ ऑन मंथ, जुलाई से अगस्त अगर हम देखें तो वो नेगेटिव आ गया था, आपको ध्यान हो तो। अभी आईआईपी 3.1% है, तो आईआईपी दोस्तों हम कह सकते हैं सितंबर का दोस्तों अच्छा आया है। अब सितंबर यानी पूरे साल के 6 महीने हुए, तो आपको मंथ ऑन मंथ आइडिया इतनी प्रॉपर नहीं आ सकती, क्योंकि यहां पे सीजनेबल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। कभी कोई सीजन होती है तो कभी नहीं होती है, तो हम प्रॉपर मंथ ऑन मंथ ट्रैक करें, इससे तो पूरा 6 महीना अभी हम कहां खड़े हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो H1 ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें दोस्तों तो 6.9% से हमारा आईआईपी बढ़ा है। जी हमें कहता है कि हम जीडीपी को दोस्तों इस साल करीबन 6.8 से लेके 7 के आसपास दोस्तों देखेंगे। तो जब दोस्तों पूरी वर्ल्ड अफेक्टेड है, यूएस नेगेटिव ग्रोथ में है, वो समय पे आपकी इंडिया में दोस्तों डिमांड दोस्तों अभी भी बरकरार है। अब दोस्तों पूरा हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। इन्फ्लेशन कंफर्टेबल कितना है दोस्तों, 6% मतलब कंफर्टेबल। 4% हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा मतलब आरबीआई का। क्वार्टर 3 में कितना उम्मीद कर रहा है आरबीआई, 6.4% रहेगा, राइट। अभी कितना आया लेटेस्ट, 6.8, तो 6.8 है और क्वार्टर 3 में 6.4 उम्मीद कर रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, प्रॉपर एस्टिमेट लगता है। क्वार्टर 4 में ये और डिक्रीज होकर 5.8 हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 23 में तो चारों क्वार्टर आ गए, तो ये दोस्तों पूरे बढ़े हुए क्वार्टर को ध्यान में रख के 6.7%। अगले साल मतलब क्वार्टर 1 में हम 5% का इन्फ्लेशन देखेंगे। कुछ इस प्रकार से गणित दोस्तों इस साल का बैठता है इन्फ्लेशन का। अब इन्फ्लेशन अभी हमारा 6.8 है, थोड़ा डिक्रीज होके आया। यूएस का भी 7.7 है, तो दोस्तों अमेरिका में हमसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। दिस शुड बी हाई क्लियर। वहां की कंपनियों के, वहां के कंज्यूमर को ज्यादा प्रॉब्लम होंगे। अब दोस्तों मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम होंगे, पर कैसे माने प्रॉब्लम होंगे दोस्तों, ये पता चलता है ग्रोइंग इनकम से। जैसे इंडिया के लिए ये 6.8 की फिगर अच्छी फिगर है, गोल्डन फिगर है। क्यों? क्योंकि हमारी महंगाई भी 6.8% से बढ़ रही है और हमारी जीडीपी भी दोस्तों 6.8% से एस्टिमेटेड है इस साल की। तो जितनी हमारी इनकम बढ़ी उतने हमारे खर्चे बढ़े। खुशी की बात नहीं है, दुख की बात नहीं है। यहां पे अगर यूएस देखें तो यूएस की जीडीपी इस साल 1.7% से खाली बढ़े ऐसा लगता है, तो उनकी इनकम करीबन 1.7% से बढ़ेगी, पर खर्चे 7.7 से बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा अगर स्प्रेड 0 निकल के आता है तो इनका तो स्प्रेड बिल्कुल 6% निकल के आता है नेगेटिव, राइट। तो इसीलिए दोस्तों वहां का जो इंडेक्स है नास्डैक या डाउ जोन्स, वो हमसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। अगर अभी आपने इंडेक्स देखा हो तो निफ्टी जो है हमारा अक्टूबर से अक्टूबर क्लोजिंग कंपेयर करें तो निफ्टी 1.9% इनफैक्ट प्लस है। उसके सामने आप अगर डाउ जोन्स या नास्डैक देखें जैसे यूएस के, तो नास्डैक दोस्तों अभी करीबन अक्टूबर टू अक्टूबर क्लोजिंग 29.1% डाउन है। तो ये बड़ा फॉल दोस्तों क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारा जीडीपी उनसे बेहतर है, हमारे इन्फ्लेशन उनसे बेहतर है। अब दोस्तों बाजार दोनों के कब चलेंगे? ये तो बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, अभी रिकवरी हमने देखी। दोस्तों बाजार तब चलेंगे जब हमारा जो ये इन्फ्लेशन है दोस्तों ये जीडीपी से नीचे आ जाए। 6% के आसपास बहुत बढ़िया रहेगा, तो जीडीपी बढ़िया रहे, इन्फ्लेशन हमारा डाउन रहे, तो प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों बढ़ी हुई रहती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये तो देख ही रहे कि हमारी जीडीपी बिल्कुल स्ट्रांग है, तो ये बताती है कि आपकी कंपनियों के धंधे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रॉब्लम अगर कोई है अभी इस साल, अगर आपकी सब कंपनियां करेक्ट हुई है, टूटी है, तो उसका कारण दोस्तों इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन जैसे धीमे धीमे हल्का होगा, डिमांड की कोई कमी नहीं है, जैसे आपने प्रॉफिट टूटते देखे हैं उसी वॉल्यूम से प्रॉफिट को उछलते देखोगे। आप देख रहे हो 30% से इसके प्रॉफिट टूटे, 30% से उसके टूटे, अगले साल ऐसा ही उल्टा देखने को मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट में इसका बेनिफिट लेना चाहिए। बेनिफिट कैसा लेना चाहिए कि ये प्रॉफिट से भाव टूटे हुए हैं तो अभी एक्यूमुलेट करें। अगर दोस्तों डिमांड अच्छी नहीं होती तो मैं भी नहीं कहता कि लो, क्योंकि इन्फ्लेशन कम भी होगा तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, या धंधा तो है नहीं। पर अपने केस में क्या है, डिमांड की कमी नहीं है, धंधे जबरदस्त है। जैसे इन्फ्लेशन हल्का हुआ कि प्रॉफिटेबिलिटी रॉकेट की तरह छूटेगी, राइट। मैं उम्मीद रखूंगा दोस्तों आज जो हमने इन्फ्लेशन, जीडीपी और स्टॉक मार्केट की बात की है, इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को कुछ हद तक आसान किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रकार से सारे अपडेट चाहते हो दोस्तों, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर डालिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।